अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेपॉल से आप वाकिफ हैं? जी, वही पेपॉल जिसके जरिए दुनिया भर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जा सकती है। अगरचे पाकिस्तान में पेपॉल पर पाबंदी है, मगर पूरी दुनिया में पेपॉल के जरिए लोग ऑनलाइन खरीदारी ज्यादातर पेपॉल के जरिए ही करते हैं। पेपॉल का को फाउंडर है पीटर थिल, जिसकी किताब 0 to 1 का तारुफ हम आपको कराने जा रहे हैं। पीटर थिल 2012 में स्टैनफोर्ड में स्टार्टअप्स को पढ़ाया करता था। इस दौरान उसका एक शागिर्द ब्लैक मास्टर्स पीटर के लेक्चर्स के नोट्स लेता रहा और यूं एक मुकम्मल किताब बन गई। इस किताब का सबसे काबिल ज़िक्र नुक्ता यह है कि बड़ी टेक्नोलॉजी के इस तेज रफ्तार दौर में ज्यादातर बड़ी तब्दीलियां बड़ी कंपनियां लेकर नहीं आई, छोटे और नए इदारे लाए हैं। क्योंकि बड़ी कंपनियां उमूमन वही करती हैं जो पहले होता चला आया है और वहां कुछ नया करने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि इदारा जितना बड़ा होगा उसकी पॉलिसी और कवानीन भी उतने ही सख्त होंगे। इसके बरखिलाफ छोटे इदारे और खासकर नए इदारे कुछ नया करने के लिए बेताब रहते हैं, क्योंकि उनकी तख्लीकियत ही उनकी बका का वाहिद जरिया होती है। लिहाजा छोटी बेहतरी भी बड़ी कामयाबियों का जरिया बनती है। पीटर थिल का नाम इस हवाले से बहुत मारूफ है। उसने पेपॉल कायम करने के बाद $1.5 बिलियन के एवज ईबे को इसे फरोख्त कर डाला। थिल ने पेपॉल के अलावा फेसबुक समेत कई बड़ी कंपनियों में सरमायाकारी की। पीटर थिल को $1 बिलियन बिजनेस तख्लीक करने का माहिर माना जाता है। उसने अपने तजर्बे और फलसफे की बुनियाद पर यह किताब लिखी है ताकि दूसरे लोग भी उससे फायदा उठाकर अपना बेहतरीन कारोबार और फिर मुस्तकबिल तख्लीक कर सकें। सबसे पहले इस अंदाज से काम करने का सोचिए जो अब तक किसी कारोबारी या प्रोफेशनल ने ना किया हो। लोग देखें तो हंसें और कहें कि भैया यहां तो गंगा ही उल्टी बह रही है। खुद से सवाल कीजिए, कौन सा ऐसा काम है जो मैं करूं तो शायद ही कोई मुझसे इत्तिफाक करे। मसलन स्टीव जॉब्स ने सोचा कि दुनिया फोन पर डायल पैड का इस्तेमाल करती है, क्या ऐसा ना किया जाए कि फोन पर फिजिकल कीबोर्ड की जरूरत ही ना रहे। जब उसने ये बात कही तो बहुत कम लोगों को हजम हुई। नेटफ्लिक्स ने रिवायती टीवी के शायकीन की आदत और मिजाज के खिलाफ एक नई तरह की बुनियाद रखी। और अगर मैं पाकिस्तान की मिसाल दूं तो कासिम अली शाह ने जब अपने मखसूस अंदाज और बोली में मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकिंग शुरू की तो लोगों ने इतराज किया कि भाई यहां तो सिर्फ अंग्रेजी की ट्रेनिंग्स ही मकबूल हो सकती हैं, पंजाबी और उर्दू का मिक्सचर नहीं चलेगा। लेकिन इसी खिलाफ रियायत अंदाज के जरिए अल्लाह ने कासिम अली शाह को ऊंची उड़ान अता की। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि आपके नए कारोबार में नयापन क्यों हो। पहली बात तो यह कि आप अगर वही करते रहे जो बड़ी कंपनियां कर रही हैं तो आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और जल्द ही दिवालिया निकल जाएगा। दूसरे ये कि आपका नयापन और इंफरादियत मार्केट में आपकी इजारादारी कायम कर देगी। पीटर थिल कहता है हर नाकाम कंपनी सिर्फ इस वजह से नाकाम होती है कि वो बड़े इदारों का मुकाबला नहीं कर पाती, और जब आप खिलाफ मामूल काम करें तो आपको किसी मुसाबकत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में आप जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, बल्कि अक्सर लोग आपको बेवकूफ समझकर हंसते होंगे। अलबत्ता मुनफरिद और यकता करने के लिए यह भी देखना जरूरी है कि क्या इस मुनफरिद काम को करने का वक्त आ गया है। दूसरा नुक्ता, बड़े और मुस्तकम कारोबार के लिए दूसरा नुक्ता जो पीटर थिल बताता है यह है कि बड़ी मार्केट में जाने के लिए अपने काम का आगाज छोटी मार्केट से किया जाए। जब जेफ बेजोस ने अमेज़न स्टोर शुरू किया तो उसने आइडिया पेश किया एवरीथिंग स्टोर, यानी इस जगह हर शय मिलेगी। लेकिन क्या उसने हर शय बेचना शुरू कर दी? जी नहीं, उसने सिर्फ किताबों की ऑनलाइन सेल शुरू की जिनकी डिलीवरी आसान होती है और भेजना सस्ता पड़ता है। इस छोटी मार्केट में अपना नाम बनाने और यहां से पैसा कमाने के बाद उसने अपनी मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना शुरू किया और आज वाकई अमेज़न एवरीथिंग स्टोर बन चुका है। तीसरा नुक्ता है अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश कीजिए। इजारादारी, ये तो बहुत बुरी बात हुई ना। जी हाँ, हमारे यहाँ मनोबली को बुरा समझा जाता है, क्योंकि अक्सर इदारे जिनकी मार्केट में इजारादारी होती है वो ग्राहक और दीगर कॉम्पिटिटर्स का हक मारते हैं, अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते और नाजायज मुनाफा लेते हैं। लेकिन यकीन कीजिएगा ये इजारादारी अच्छी भी तो हो सकती है ना, ये आपके इख्तियार में है। मिसाल के तौर पर गूगल सर्च इंजन की इजारादारी है जिससे वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता है,
لیکن اگر یہ اجارہ داری نہ ہوتی اور گوگل اتنا منافع نہ کماتا تو کیا وہ فری جی میل، فری جی ڈرائیو اور گوگل میپ جیسی سہولیات عام انسان کو فراہم کر سکتا تھا؟ ذرا یہ سوچئے کہ آپ کی مصنوعہ کی اجارہ داری ہو اور آپ خوب نفع کما رہے ہوں اور اس نفع سے کوئی کار خیر عوام الناس کے لیے شروع کر دیں تو کیا یہ برا ہے؟ سوچ کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے کاروبار میں اجارہ داری قائم کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ اول، برانڈ ایسوسی ایشن۔ آپ کا برانڈ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جو شے فروخت کرتے ہیں جب بھی اسے اس شے کی ضرورت ہو اسے سب سے پہلے آپ کا برانڈ ہی یاد آئے۔ جیسے اگر بہترین کمپیوٹر کی بات کریں تو ذہن میں ایپل کا نام آئے گا۔ دوسرا طریقہ، ٹیکنالوجی۔ دنیا کے 90% سے زائد لوگ گوگل سے سرچ کرتے ہیں کیونکہ دیگر سرچ انجنز کے مقابلے میں گوگل بہت زیادہ معیاری اور درست نتائج تلاش کرتا ہے۔ اجارہ داری کا تیسرا طریقہ نیٹ ورک ہے۔ فیس بک کی مثال سامنے ہے۔ لوگ فیس بک اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس پر دنیا کے سب سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ حالانکہ اس سے بہتر ٹیکنالوجی اور ڈیزائن والے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز موجود ہیں، مگر لوگ فیس بک کا استعمال صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں سب موجود ہیں۔ چوتھا طریقہ، اکنامکس آف اسکیل۔ امیزن سے جو چیزیں خریدی جائیں وہ بہت کم ڈیلیوری چارجز میں دنیا بھر میں بھیجی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول تو امیزن کا انفراسٹرکچر بہت بڑا ہے اور دوسرے اس کے آرڈرز بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ فی آئٹم خرچہ بہت کم پڑتا ہے۔ اس لیے کوئی شے منگانے والے کو اصل قیمت سے بہت کم لاگت اضافی دینی پڑتی ہے۔ یہ چاروں طریقے آپ کسی سیاست یا منافقت کے بغیر پوری دیانت اور باضمیری کے ساتھ اپنے کاروبار میں استعمال کر سکتے ہیں۔ شروع کیجئے، پلان بنائیے، تجربہ نہیں کوئی بات نہیں۔ مصنف کے مطابق برے پلان کا ہونا پلان کے نہ ہونے سے بہتر ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، بہت بہت شکریہ۔ اب ذرا لائک اور شیئر بھی کر دیجئے۔